नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, तो आंगनबाड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। आज से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 90% उम्मीदवार एक ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है और फॉर्म भरने से पहले किन-किन बातों को आपने ध्यान रखना है। उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है? तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ रहने वाली है। ठीक है? तो कल ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था 29 जून 2026 को। इसमें देखिए 2 तरह की पोस्टें हैं। एक तो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसको ₹9,300 प्रति माह मिलेंगे और दूसरी पोस्ट है आंगनबाड़ी सहायिका। इसको ₹5250 प्रति माह मिलेंगे। ठीक है? जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं हमारे ग्राम में और वार्ड में जो होते हैं, उनमें आपकी नियुक्ति होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में। ठीक है? आपको फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है। ये सेम एज़ इट इज़ अगर आप टाइप करेंगे गूगल क्रोम में या फिर केवल इतना भी टाइप कर देंगे आप, तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें डिटेल में डाल के अपना नाम, आधार कार्ड, आधार नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो ले स्ट डे ला जो लास्ट डेट है वो आपकी 29/7/2026 है। यानी कि देखिए फॉर्म जो भरने स्टार्ट होंगे, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 12 बजे से दिन के स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है? अब ये लास्ट डेट है आपकी 29/7/2026 को साढ़े 5 बजे तक है। ठीक है? तो ये आप 29 तारीख की का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा पोर्टल पे लोड बढ़ता जाएगा और आपके फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है? तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो प्लीज़ आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा। फॉर्म देखिए ऑनलाइन ही भरना है, इस वेबसाइट पे आप जाएँगे। ऑफ़लाइन कोई फॉर्म नहीं जमा करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म आपने जमा करना है। जो भी चीज़ें आप भरेंगे वो बहुत ही आपने ध्यान से भरना है। ठीक है? इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोस्ट है केवल महिलाओं के लिए। ठीक है? पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी पोस्टों का जो भी विवरण है वो आप देखिए इस पोर्टल के माध्यम से तो आप देख ही सकते हैं। साथ में जो आपका एसडीएम कार्यालय होता है या फिर जिला कार्यक्रम कार्यालय या फिर जो आपका ब्लॉक का जो ऑफ़िस होता है, खंड विकास कार्यालय होता है या फिर बाल विकास परियोजना कार्यालय, वहाँ पे इन्होंने जो वहाँ पे उनका जो बोर्ड होगा वहाँ पे चस्पा कर दी गई हैं। साथ में पोर्टल में आपकी पदों का जो भी विवरण है आरक्षणवार वो पोर्टल में भी दिया है। तो पोर्टल में आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ईज़ी पड़ेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? न्यूनतम शैक्षिक अर्हता देखिए कौन इसमें आवेदन कर सकता है? जिन्होंने 12वीं पास की है, ठीक है? तो मिनिमम 12वीं पास होना आपके लिए मैंडेटरी यहाँ इन्होंने लिखा है कि न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी 12th के समकक्ष होता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं तो मिनिमम है इसमें, ठीक है? अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट भी होगा, वो मैं आगे बताऊँगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? अब देखिए आप जो फॉर्म भरेंगे, वह आपने अपने संबंधित वार्ड से ही भरना है। अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने अपने गाँव से और अगर आप शहरी क्षेत्र में, तो अपने वार्ड से ही आपने आवेदन करना है, ठीक है? अगर आपके देखिए वार्ड में 1 से अधिक विज्ञापित पद हैं, यानी कि अगर आपका जो भी गाँव है या फिर वार्ड है, वहाँ पे आपके 4-5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो यानी कि वहाँ पे उतनी ही वैकेंसी होंगी। है ना? तो आप उन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बट आपने अलग-अलग आवेदन करना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है? तो ये आपको फ़ायदा होगा अगर आप
आपके गांव में या फिर आपके वार्ड में एक से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र है, बट आप किसी अन्य गांव गांव में या फिर वार्ड में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से, जो मैंने आपको बताया इस वेबसाइट से ही आप भर सकते हैं, और निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात नवीन आवेदन अथवा अपलोड किए गए आवेदनों में किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, लास्ट डेट के बाद कोई भी इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत आपने ध्यान से भरना है। ठीक है, अब देखिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट ये पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। वहाँ पे आपको विस्तृत निर्देशिका पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं कि आप जब आपकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति से पूर्व किसी त्रुटि के संज्ञान में आने अथवा अन्य किसी उचित कारणवश विज्ञापित पद पर चयन प्रक्रिया को निरस्त, संशोधित, पुनर्विज्ञापित किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन करने के लिए देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अपलोड करने पड़ेंगे, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इंश्योर कर लीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, क्या क्या आवेदन के साथ आपने अपलोड करना है, तो 10th और 12th की अंक तालिका, मार्कशीट। ठीक है, ये आपको अनिवार्य है। अगर आपने स्नातक कर रखा है या फिर स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसकी अंक तालिका यदि उत्तीर्ण हो तो, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप इसको अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तभी आपने अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। ठीक है, अगर किसी ने केवल 12th कर रखा है तो उसने 10th और 12th का ही करना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपने अपना जो डोमिसाइल होगा उसको अपलोड करना है। परिवार रजिस्टर की नकल, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो जो गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से यानी कि आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना परिवार रजिस्टर की नकल यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो बच्चे शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको अपनी वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक अपलोड करना पड़ेगा। आरक्षण का श्रेणी का प्रमाण पत्र, अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है ना, कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, कोई एससी से, कोई एसटी से बिलोंग करता है, तो उसका सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। अगर कोई जनरल कैटेगरी में करता है तो उसको कोई अपलोड नहीं करना है। ठीक है, वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू, यानी कि अगर आप आपने पहले कभी काम किया है आंगनवाड़ी में, अब आपने छोड़ दिया है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जो जो आपके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, आवेदन के अंतर्गत गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने पे आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप चीजें फिल करेंगे बहुत ही ध्यान से फिल करना है, कोई भी गलत सूचना आपने नहीं देनी है, अन्यथा आपका जो भी आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विज्ञप्ति के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, यानी कि अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, लास्ट डेट बढ़ती है या फिर आपके पदों की संख्या बढ़ती है, वो सारी जो वेबसाइट ऊपर दे रखी है उसी पे ही आपको बताई जाएगी। तो आपने उसको समय समय पर आपने उसको क्या करना है, विजिट करना है, आप उस पोर्टल को देख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क करें। ठीक है, अगर आपको इनमें से कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आपका जो पास में बाल विकास परियोजना कार्यालय होगा, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इन डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशनों के हम बात करते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जियो जारी किया गया था कब, 2018 दिसंबर 2024 को। ये जो आपकी जो भी आपका जो सिलेक्शन होना है वो इस जियो के आधार पर ही होना है, इसमें जो भी नियम दिए हैं इसी नियम के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो भाग फर्स्ट है, ये भाग फर्स्ट उनके लिए है, बिना विज्ञप्ति प्रकाशित किए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली कार्यरत सहायिकाओं में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन की कार्यवाही। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आंगनबाड़ी में जो सहायिका होती है, जैसे पोस्ट जैसे निकली है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, तो आंगनबाड़ी सहायिका से कुछ पोस्टें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में फिल की जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का देखिए ग्रेड पे वो आपका जो सैलरी मिलती है 9300 मिलती है, तो ये हाई ग्रेड की पोस्ट है, यानी कि इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, और ये आपकी सुपरवाइजर टाइप की जॉब है, और ये आपका असिस्टेंट की जॉब है। ठीक है, तो असिस्टेंट से अगर आपने सुपरवाइजर बनना है
तो ये उसके लिए है भाग 1, ठीक है? कुछ पोस्ट जो रिज़र्व कर ली जाती हैं, वो आपकी सहायिका से भरी जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। बट हमारा जो ये विज्ञापन, ये जो आपकी जो पोस्ट आई हैं, ये आपकी विज्ञापन के थ्रू आई हैं, ठीक है? तो विज्ञापन के थ्रू जो पोस्टें आई हैं, उसके लिए अलग इन्होंने यहाँ पे दे रखा है भाग 2, ठीक है? तो ये भाग 2 हमारे का काम का है अभी, भाग 1 हमारे काम का नहीं है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के चयन की कार्यवाही। तो ये विज्ञप्ति जारी हुई है, तो विज्ञप्ति जारी हुई है, तो इस भाग 2 के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना है, ठीक है? इसके आधार पे ही आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शैक्षिक योग्यता की हमने बात कर ली थी, इंटरमीडिएट की है इसमें भी। आयु की बात करें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो जिसकी आयु मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी जो आयु की जो गणना होगी, ठीक है? तो वो आपकी होगी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है? 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। 1 जनवरी 2026 को जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई होगी मिनिमम, वो आवेदन कर सकता है, और 1 जनवरी 2026 को जिसकी आयु 35 वर्ष से कम होगी, वही इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है? तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर किया है कि अ, जो भी गणना होगी, देखिए आयु की जो गणना होगी जून में प्रकाशित विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि ये जून में ही प्रकाशित हुई है, जून में प्रकाशित विज्ञप्ति के लिए उस वर्ष के 1 जनवरी को होगी, ठीक है? और अगर दिसंबर में प्रकाशित होती है, तो उस वर्ष के 1 जुलाई से की जाएगी, ठीक है? तो ये हमारी जून में प्रकाशित हुई है, क्योंकि 30 जून को प्रकाशित हुई है, तो ये 1 जनवरी को काउंट होगी। 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? निवास की बात करें तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हेतु, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र देखिए, आवेदक उसी राजस्व गाँव का निवासी होना चाहिए, ठीक है? जिस राजस्व गाँव के नाम से आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। तो आपने उसी अ, आंगनवाड़ी केंद्र में आपने अप्लाई करना है, जिस राजस्व गाँव में आप रहते हैं, ठीक है? और वहाँ का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए भी वही है, उसी वार्ड में आप निवासरत होने चाहिए, उसी वार्ड का आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए, जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, ठीक है? आरक्षण की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आरक्षण लागू होगा, तो उसकी डिटेल ऑलरेडी इन्होंने वहाँ दे रखी है पोर्टल में, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर ओबीसी के लिए है वो फ्री सीट, तो उसमें केवल ओबीसी वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी के लिए है, तो एससी और एसटी वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन में वरीयता किसको दी जाएगी? अगर आप ऑलरेडी पहले से देखिए कार्यरत सहायिकाएँ हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में, ठीक है? आंगनवाड़ी सहायिका हेतु पूर्व में अनुभव अगर आपको है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। पूर्व में अनुभव किंतु वर्तमान में सेवारत ना होने वाले ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें भी वरीयता दी जाएगी। तलाकशुदा है, उनको वरीयता दी जाएगी। अ, अगर आपने पूर्व में अनुभव किंतु वर्तमान में सेवारत ना होने वाली आंगनवाड़ी सहायिका में भी आपने काम कर रखा है, आप काम नहीं करे, तो आपको वरीयता दी जाएगी। विधवा को और तलाकशुदा इनको वरीयता दी जाएगी, और ये वरीयता तब दी जाएगी जब आपके मार्क्स इक्वल होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता का लाभ तभी प्राप्त होगा, कब? जब कार्यरत सहायिका की श्रेणी हेतु आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में कम से कम 1 वर्ष का संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लिया हो आपने, ठीक है? तो आपको वरीयता तब दी जाएगी जब आपने 1 वर्ष कम से कम काम किया हो, सहायिका के रूप में या फिर आपका कार्यकर्ता के रूप में, ठीक है? तो उनको आवेदन में आपको वरीयता दी जाएगी। और हम देख लेते हैं, देखिए आवेदन हेतु प्रतिबंध, ठीक है? किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी, ठीक है? तो ये भी आप देख लीजिएगा, अगर आपके फैमिली में 2 लोग आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जो नियुक्ति है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और में नहीं की जाएगी, अगर आप एक ही परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। तो अलग-अलग आंगनवाड़ी केंद्र में हो सकती है, बट एक ही आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं हो सकती है। तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके लिए जो चयन समिति है, चयन समिति में कौन-कौन है? बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, खंड विकास अधिकारी इसके सदस्य होंगे, संबंधित तहसील के तहसीलदार
द्वारा नामित एक कानून को इसके सदस्य होंगे। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य इसके एक सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की एक-एक सुपरवाइजर इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी चयन समिति होगी। इनकी संस्तुति के आधार पे ही आपका इसमें चयन किया जाना है, सारी चीजें देखने के बाद। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, उक्त भाग में सम्मिलित मानदेय पद पर चयन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन माध्यम से की जाने वाली चयन प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, स्क्रूटनी की व्यवस्था आदि से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नवत हैं। ठीक है, तो विज्ञप्ति का प्रकाशन ऑलरेडी हो चुका है ना। ऑनलाइन आवेदन की डेट आपको मैंने बता दी, आज से स्टार्ट हो गए हैं और 27 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद देखिए, सॉफ्टवेयर द्वारा तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो भी आपके जो मार्क्स मिलेंगे, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा। तुलनात्मक चार्ट में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। यानी कि अगर आपके 10th में 60% मार्क्स थे तो इससे 10 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 70 थे, अगर आपको 12th में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया वही चीजें। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अंक आगणित किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई तो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को 2 अंक एवं स्नातकोत्तर यानी पीजी करने वाले को 3 अंक की अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10th के मार्क्स मान लिया अगर आपके 60% है तो 6, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया। 70 आपके 12th में तो 7 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने केवल 12th कर रखा है। मान लिया अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, 13 + 3 = 16 आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनको फायदा होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, तो उसी के आधार पे आपका इसमें चयन होना है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। जो मेरिट आपकी बनेगी, मेरिट के आधार पर ही जो बच्चा टॉप में रहेगा उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उसके कार्य क्या होंगे? ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज में महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों के सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, क्या क्या इसमें काम करने पड़ेंगे? तो देखिए, नवजात शिशु एवं बच्चों से संबंधित जो आपके सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करवाना, जो आपके डिलीवरियां होती हैं उनको सुनिश्चित करवाना सुरक्षित, और गर्भवती महिला व उसके परिवार के को स्तनपान की जानकारी देना, शिशु के जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान सुनिश्चित करवाना, ये सारी जानकारी देना होता है। घर घर जाकर, घर घर जिस घर में नवजात शिशु का जन्म हो उस घर में शिशु के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही गृह भ्रमण करना, यानी कि बच्चा अगर आप किसी घर में होता है तो वहाँ आपने क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे आपने निरीक्षण करना पड़ेगा और वहाँ पे भ्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, जन्म के प्रथम माह में कम से कम 3 बार शिशु का निरीक्षण करना है। 1 माह में 3 बार कम से कम आपने निरीक्षण करना है और संबंधित आपको परामर्श देना है। ठीक है, पोलियो के लिए आपने जाना पड़ेगा, टीकाकरण सुनिश्चित करवाना होगा, है ना। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जो आपकी वो दी जाती है, वैक्सीन दी जाती हैं, पौष्टिक आहार जो दिया जाता है उसके बारे में बताना और परामर्श देना। गर्भवती महिलाओं को गृह आधारित कार्यों संबंधित परामर्श देना, घर में क्या क्या काम करने हैं, जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको, माताओं के पोषण, है ना, विशेषकर स्तनपान, अनुपूरक पोषक आहार, तो ये सारे काम होते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्राविधानुसार करना और गृह भ्रमण करना। ठीक है, तो सारे ये आपके गर्भवती महिलाएं और बच्चों से संबंधित इनके कार्य होंगे। उनका टीकाकरण हो गया, उनको कैसे उनको अच्छा खान पान रखना है, उनकी जो स्वास्थ्य है उसको
कैसे अच्छा रखना है। तो ये सारी चीज़ें इनके कार्य होते हैं, ठीक है। महिलाओं की सिक्योरिटी से संबंधित ये आप सब चीज़ देख लीजिएगा, डिटेल में यहाँ पे इस नोटिफ़िकेशन में दिया है। ये अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में या फिर इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कार्य हो गए सहायिका और उसके सहायिका के कार्य एवं उत्तरदायी। तो ऑलमोस्ट सहायिका के भी यही कार्य होते हैं, है ना। तो देखिए जो भी महिलाएं इसमें आवेदन करना चाहती हैं तो आप जरूर इसमें आवेदन कीजिएगा, ठीक है। मानदेय की बात करें तो देखिए मानदेय जैसे मैंने आपको बता दिया 9300 रुपये और 5250 रुपये, ये समय समय पर जो भी सरकार या शासन के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं तो ये इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। तो ये नहीं कि फिक्स हो गया, आपके बढ़ते भी रहेगा, ये आपका आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है तो आपको इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो 60 वर्ष की आयु तक आप इसमें वो कर सकते हैं। अगर आप 24 साल की अगर आपकी एज है तो 60 वर्ष की एज तक आप इसमें कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ वो हम लोग देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर ली हैं। होपफुली आपको चीज़ ये जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। जब भी आप आवेदन करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उसको पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगी आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो फॉर्म आपने ऑनलाइन ही भरना है, वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ का भी और फॉर्म भरने की जो ये पोर्टल है उसका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। महिलाएं जो घर में रहती हैं, गांव में रहती हैं और कुछ अर्निंग करना चाहती हैं अपने घर के साथ, अपना जो आजीविका है वो चलाना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देखिए आपको सेवा करने का भी मौका मिलता है और कई सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती जाएगी तो उसमें देखिए आपके जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो आगे होपफुली और भी अच्छी इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपने ज़रूर आवेदन करना है अगर आप एक गृहिणी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने परिवार में फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं, तो आप इसमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए अगर आपको ऐसी सरकारी भर्ती की सबसे तेज़ और सही जानकारी चाहिए, तो चैनल में को अभी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो सभी को मिल सकें। और जो उत्तराखंड की जो महिलाएँ हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो आपने भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी आप चयनित हो पाएँगे, ठीक है। तो सही जानकारी और सही डायरेक्शन में तैयारी ही आपका सिलेक्शन संभव करा सकती है, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।